नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आकाश एकेडमी में। तो पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को बता दिया गया था कि आज आप लोगों की हिंदी व्याकरण की पहली क्लास होगी। तो आप सभी विद्यार्थी आज की क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा या वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज की क्लास है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वह है वर्ण विचार। यानी आज की वीडियो में हम स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे और व्याकरण को हम इस तरह से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे कि आने वाली हिंदी की किसी भी परीक्षा में आप लोगों को व्याकरण फिर से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और तो देखिए, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं, यानी बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्णमाला या वर्णक्रम। यानी वर्णमाला या वर्णक्रम क्या होता है। तो देखिए, वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला या वर्णक्रम कहते हैं। तो यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा कि वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला या वर्णक्रम कहते हैं, यानी वर्णों के एक व्यवस्थित समूह को। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे क के बाद ख, ख के बाद ग, इस तरह से आता है। तो इसी वर्णों के एक व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो याद रखिएगा, वर्णों के एक व्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वामन वर्ण है। याद रखिएगा, यह प्रश्न बन सकता है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वामन वर्ण होते हैं। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, बन सकता है ये प्रश्न कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं या वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो 52 वर्ण राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी वर्णमाला के भेद। हिंदी वर्णमाला के भेद होते हैं दो, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। याद रखिए, हिंदी वर्णमाला के दो भेद होते हैं, पहला है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो चलिए स्वर के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले स्वर के बारे में जानेंगे, उसके प्रकारों को जानेंगे। स्वर के बारे में जानने के बाद हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्वर। देखिए, सबसे पहले स्वर के बारे में देखते हैं, स्वर के बारे में पढ़ते हैं, स्वर क्या होता है। अब देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। याद रखिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। अब ये परिभाषा आपको याद रखनी है, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर किस तरह से बनेगा वो मैं आप लोगों को बता दूं। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, उनको स्वर कहा जाता है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से या बिना अवरोध के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अब इसके बाद देखिए, आगे दिया गया है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, यानी स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। अब 11 स्वर यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर 11 स्वर आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि 11 स्वर यहाँ पर दिए गए हैं। और याद रखना है कि प्रश्न अगर बनता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है तो आप लोगों को याद रखना है 11। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, आगे यहाँ पर दिया गया है स्वर के प्रकार। स्वरों के प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम पढ़ते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अब देखिए, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है मूल स्वर, उसके बाद आता है दीर्घ स्वर और फिर प्लुत स्वर। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए दो ही स्वरों को यहाँ पर लिया जाता है। नंबर 1 मूल स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। तो देखिए स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः 2 प्रकार के ही होते हैं, मूल स्वर और दीर्घ स्वर। तो यहाँ पर हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो तीनों के बारे में हम जानेंगे कि मूल स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है और प्लुत स्वर क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूल स्वर के बारे में कि मूल स्वर क्या होता है। अब देखिए, आगे यहाँ पर पढ़ते हैं मूल स्वर के लिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूल स्वर को। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर एक ही बात है, एक ही नाम है। ह्रस्व स्वर कह दो या मूल स्वर कह दो। अब ये होता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं।
जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। याद रखिएगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। आप यहाँ पर समझे कि जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन स्वरों को ह्रस्व स्वर कहते हैं, या जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती या जरूरत नहीं पड़ती है उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो अब आप यहाँ पर समझ लीजिए एक बार क्लियरली कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, यानी जिनको बोलने में कम समय लगता है, और जिन के उच्चारण में दूसरे स्वरों की सहायता या जरूरत नहीं पड़ती है, उनको मूल स्वर कहा जाता है, और मूल स्वरों को ही ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर आपसे एग्जाम में मूल स्वर पूछा जाता है तो यही होंगे 4, और ह्रस्व स्वर पूछा जाता है तो यही 4 होंगे। अब कौन से ह्रस्व स्वर होते हैं या मूल स्वर होते हैं उनको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, जैसे अब ये जो 4 यहाँ पर दिए गए हैं अ, ई, उ और र, अब यहाँ पर जो 4 यहाँ पर दिए गए हैं यह कहलाते हैं मूल स्वर। याद रखिएगा एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि मूल स्वर कौन से होते हैं तो आपको ये चारों याद रखने हैं कि ये मूल स्वर कहलाते हैं, जिसमें अ आता है, ई आती है, उ और र। ये 4 जो है मूल स्वर कहलाते हैं। अगर आपको एग्जाम में इस तरह से पूछा जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो याद रखिएगा मूल स्वर होते हैं 4। अगर इस तरह से भी प्रश्न बनता है कि मूल स्वर या ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है तो याद रखिएगा 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और र। याद रखिएगा ये प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पर याद आपको रखना है कि ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं, और कौन कौन से होते हैं यहाँ पर चारों दिए गए हैं। ठीक है, और ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे। ठीक है, प्रश्न परिभाषा से भी बन सकता है कि जिन जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है या दूसरे स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वो कौन से स्वर कहलाते हैं, तो याद रखिएगा वह मूल स्वर कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा यहाँ पर दिया गया है दीर्घ स्वर। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि दीर्घ स्वर क्या होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब देखिए बिल्कुल मूल स्वर का अपोजिट यहाँ पर कथन है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से अधिक समय लगता है या मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बार क्लियरली बता दूं कि क्या होता है दीर्घ स्वर, कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है या जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। अब जैसे आप जानते हैं कि आ बोलने के लिए आप देखिएगा अ प्लस आ होता है, जिसमें अगर आप आ बोलेंगे तो उसमें मूल स्वर आएगा। आप देखिए अगर आप आ बोलते हैं तो उसमें मूल स्वर होता है अ। जब आप ई बोलते हैं तो उसमें मूल स्वर होता है ई। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वो मूल स्वरों के बिना नहीं बोले जा सकते, मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, या आप कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए दीर्घ स्वरों को देखते हैं कि दीर्घ स्वर कौन कौन से स्वर दीर्घ स्वर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिए गए हैं ये सारे के सारे स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दीर्घ स्वर कौन से होते हैं इनको आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न किस तरह से बनेगा वो मैं आपको बता दूं कि पूछा जा सकता है कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, और 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें से आपको बताना होगा कि दीर्घ स्वर कौन सा है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, एक प्रश्न परिभाषा से बन सकता है। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से आपको समझना है, और ये स्वर जो यहाँ पर दिए गए हैं वो आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आगे। देखिए आगे यहाँ पर दिया गया है 3rd नंबर पर प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर क्या होता है इसके बारे में भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, पर जो ज़्यादा मुख्यतः जो स्वर है वह है मूल स्वर और दीर्घ स्वर। अब इसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए प्लुत स्वर क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। देखिए काफी सिंपल है और उसी का अपोजिट है दीर्घ का। इसमें कहा गया है कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि राम, ओम, इन शब्दों को बोलने के लिए जो है ज्यादा समय लगता है,
ज्यादा देर तक बोले जाते हैं तो इन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लग रहा है, तो इसलिए इन्हें प्लूत स्वर कहा जाता है, याद रखिएगा। और ज्यादातर जो मुख्यतः स्वर है वह हमारे मूल स्वर और दीर्घ स्वर, जिन पर प्रश्न ज्यादातर बनते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया है। ये भी आपको बस याद रखना है कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगे उन्हें प्लूत स्वर कहा जाता है। परिभाषा से प्रश्न बनेगा तो आप गलत मत कीजिएगा कि अगर प्रश्न बनता है कि दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है कौन सा स्वर कहलाता है, तो याद रखिएगा प्लूत स्वर कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे यहां पर दिया गया है, देखिए स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण इसको पढ़ते हैं, आप इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है और जरूर बनेगा। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से देखिएगा और एक एक लाइन को अच्छी तरह से आप समझिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहले हम पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर। ठीक है, सबसे पहला है मात्रा के आधार पर हम पढ़ेंगे स्वरों के वर्गीकरण को। अब देखिए मात्रा के आधार पर अगर हम देखें तो देखिए स्वर होते हैं ह्रस्व स्वर, जिसको मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। तो इस बात में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे मूल स्वर कहें चाहे ह्रस्व स्वर कहें, बात एक ही है। अब यहाँ पर जो ह्रस्व स्वर होते हैं वह 4 होते हैं। देखिए आपको ये चारों याद रखने हैं अच्छी तरह से, यहाँ पर प्रश्न बन सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये चारों आपको याद रखने हैं कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, यानी कौन कौन से स्वर मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसमें 4 हैं जो मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन चारों को आप देख लीजिएगा और चारों को याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद अगर आप आगे देखें तो देखिए दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन से आते हैं। जैसे मूल स्वर के अंतर्गत मैंने बता दिया कि ये 4 आते हैं, उसी तरह से दीर्घ स्वर के अंतर्गत ये स्वर जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 7 के 7 स्वर जो यहाँ पर आप दिख रहे हैं, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा मूल स्वर कौन से होते हैं वो आपको याद रखने हैं और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं ये भी आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर देखिए दे रखी है ये स्वर, आप देख लीजिएगा कि ये जो 4 स्वर दिए गए हैं वो मूल स्वर हैं और यहाँ पर जो 7 स्वर दिए गए हैं वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और प्रश्न किस तरह से एग्जाम में बनेगा वो मैंने आपको अभी बता ही दिया। अब इसके बाद देखिए आगे देखते हैं। देखिए स्वरों का वर्गीकरण जीव के प्रयोग के आधार पर, देखिए यहां पर सेकंड दिया गया है कि जीव के प्रयोग के आधार पर देखते हैं, जीव के प्रयोग के आधार पर देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। अब देखिए सबसे पहले यहां पर हम पढ़ेंगे अग्रस्वर के बारे में। देखिए अग्रस्वर, अग्रस्वर क्या होता है, अभी आप इन चारों को मत देखिए, इन चारों को तो आपको याद करना है, पहले आप अग्रस्वर की परिभाषा को समझ लीजिए, यानी अग्रस्वर होता क्या है। देखिए अग्रस्वर क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग यानी अगला भाग ऊपर की ओर उठता है, ठीक है, वो स्वर अग्रस्वर कहलाते हैं। मतलब जिन स्वरों को बोलने में जीव का अगला भाग ऊपर उठता है वो स्वर कहलाते हैं अग्रस्वर। ठीक है, ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। मैं परिभाषा इसलिए आपको क्लियर कर रहा हूं क्योंकि परिभाषा से भी प्रश्न बनता है, तो मैं नहीं चाहता कि वो कोई भी प्रश्न आप गलत करके आए। तो देखिए अग्रस्वर आपको क्लियर हो गया होगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग, अग्र यानी अगला भाग ऊपर की ओर उठता है वो स्वर कहलाते हैं अग्रस्वर। ठीक है, तो अग्रस्वर के अंतर्गत ये 4 स्वर आते हैं, याद रखिएगा, इनको भी आपको अच्छी तरह से याद करना है क्योंकि प्रश्न आप समझ गए होंगे कि किस तरह से बनने हैं कि निम्न में से अग्रस्वर कौन सा है और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो इसी तरह से आपको अच्छी तरह से समझना है। तो अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं ये आप यहाँ पर 4 दिए गए हैं, चारों के याद कर लीजिएगा, जिसके अंतर्गत ये 4 आते हैं। ठीक है, अब मध्य स्वर यानी सेकंड यहाँ पर है मध्य स्वर क्या होता है। अब देखिए मध्य स्वर क्या होता है, इसको भी हमें परिभाषा की तरह समझाते हैं। देखिए मध्य स्वर की अगर बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीव जो है समान स्थिति में रहती है, आप समझिएगा, इसको कहते हैं मध्य स्वर। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का ना अग्रभाग और ना ही पिछला भाग उठता है, यानी जीव बिल्कुल समान स्थिति में रहती है, तो वो शब्द कहलाते हैं मध्य स्वर। तो यहां पर मध्य स्वर के अंतर्गत आता है अ, याद रखिएगा अ आता है मध्य स्वर के अंतर्गत। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि अग्रस्वर कौन सा होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग उठता है वह अग्रस्वर कहलाते हैं। और यहाँ पर 4 अग्रस्वर दिए गए हैं, ये चारों आपको याद रखने हैं। अगर मध्य स्वर की बात की जाए तो जीव जो है बिल्कुल समान स्थिति में रहती है, ना अग्र ना
पिछला भाग ऊपर की ओर उठता है तो वो मध्य स्वर कहलाते हैं। अगर हम थर्ड की बात करें तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही आप क्लियर हो रहा है पश्च स्वर। तो यहाँ पर सीधी बात है कि जब दो परिभाषा इस तरह से है तो तीसरी किस तरह से होगी कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पिछला भाग ऊपर की ओर उठे, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पिछला भाग ऊपर की ओर उठे वो स्वर कौन से स्वर कहलाते हैं? पश्च स्वर। यानी यहाँ पर देखिए जो स्वर दिए गए हैं वो हो जाएंगे आपके पश्च स्वर। तो यहाँ पे अग्र स्वर समझ में आ गया, मध्य स्वर आ गया और पश्च स्वर आपको समझ में आ गया होगा। यानी तीनों स्वर आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए गए हैं। और आपको मैं जो बता रहा हूँ आपको क्या करना है कि इनके जो यहाँ पर दिए गए हैं कि अ किसके अंतर्गत आता है, ठीक है, मध्य स्वर के अंतर्गत, और अगर पूछा जाए तो मूल स्वर के अंतर्गत भी आता है। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से क्लियरली आपको याद करना है कि कहीं भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि मध्य स्वर के अंतर्गत आता है, मूल स्वर के अंतर्गत भी आता है। तो किसी भी तरह से प्रश्न बने आपको गलत नहीं करना है, इसलिए आपको चाहे वीडियो 2 बार देखनी पड़े देखिएगा पर अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आगे यहाँ पर देखते हैं, देखिए स्वरों का वर्गीकरण मुख के प्रयोग के आधार पर, देखिए मुख के प्रयोग के आधार पर दिया गया है कि अब मुख के प्रयोग के आधार पर अगर हम बात करें, देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरी वीडियो ही कंप्लीट यहाँ पर जो बनाई गई है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है ये, क्योंकि इसमें से आपको व्याकरण के काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर तीसरा है मुख के प्रयोग के आधार पर, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो स्वर दिए गए हैं इनको आप एक बार समझ लीजिएगा। जैसे मैंने हर स्वर की परिभाषा को आपको साथ ही साथ बताया है, इसलिए बताया है कि प्रश्न परिभाषा से ही बनते हैं तो गलत आप नहीं करके आए इसलिए। तो अब यहाँ पर भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है समृत स्वर, ठीक है। अब इससे प्रश्न बनेगा कि समृत स्वर कौन से होते हैं, ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इनको आपको याद रखना है कि समृत स्वर ये होते हैं। अब समृत स्वर होता क्या है, परिभाषा भी तो आपको पता होनी चाहिए, यानी समझ में भी तो आना चाहिए कि समृत स्वर तो ये होते हैं, पर होते क्या है। तो देखिए अब समृत स्वर पढ़ने के लिए पहले इसकी परिभाषा को हम जान लेते हैं कि समृत स्वर क्या होता है। मैं आपको बताता हूं कि देखिए समृत स्वर यानी वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख बहुत कम खुलता है, यानी आप समझिएगा कि जिनके उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बहुत कम खुले, ठीक है, वो स्वर कहलाते हैं समृत स्वर। ठीक है, जैसे आप ई बोले तो देखिए मुख बहुत कम खुलना, यानी मुख का बहुत कम खुलना कहलाता है समृत स्वर। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बहुत कम खुले तो वह स्वर कहलाते हैं समृत स्वर। यहाँ पे देखिए 4 दिए गए हैं, इनको आपको याद रखना है कि ये समृत स्वर होते हैं। अब समृत स्वर कहा गया है। अब यहाँ पर दिया गया है सेकंड कि अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत स्वर क्या होता है, यानी समृत स्वर का थोड़ा उल्टा यहाँ पर दिया गया है कि अर्ध समृत स्वर क्या है। अर्ध समृत स्वर को आप देखिए कि जिन स्वरों के उच्चारण में समृत स्वर से अधिक समय लगे तो वहां पर अर्ध समृत स्वर होता है। ठीक है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में समृत स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे, वहां पर अधिक समय नहीं, अधिक मुख खुले तो वहां पर होता है अर्ध समृत स्वर। तो अर्ध समृत स्वर के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे कि समृत स्वर क्या होता है, अर्ध समृत स्वर क्या होता है। समृत मैंने आपको बता ही दिया, अर्ध समृत बता दिया। अब आज के इसके बाद अगला आता है विव्रत स्वर क्या होता है। अब देखिए विव्रत स्वर के बारे में पढ़ते हैं कि विव्रत स्वर क्या होता है। विव्रत स्वर होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में, मतलब आप समझिएगा अच्छी तरह से कि जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक मुख खुलता है, यानी मुख बहुत अधिक खुलता है, यानी जिन शब्दों को बोलने के लिए मुंह अधिक खुलता है, मुख अधिक खुलता है, वो स्वर कहलाते हैं विव्रत स्वर। जैसे कि आप आ बोलते हैं तो आप देखिएगा आ बोलने के लिए मुख बहुत अधिक खुलता है, तो वो जो स्वर होते हैं वो कहलाते हैं विव्रत स्वर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि विव्रत और समृत में क्या अंतर है। विव्रत स्वर होते हैं कि मुख का अधिक भाग का खुलना, मतलब उन स्वरों को उच्चारण में, उन स्वरों को बोलने के लिए मुख के अधिक भाग का खुलना विव्रत के अंतर्गत है, जिसमें आ आता है। इसके बाद अगर अर्ध विव्रत स्वर की बात की जाए तो अर्ध विव्रत स्वर क्या होता है। अर्ध विव्रत स्वर होता है कि जिनमें मुख का जो है कम भाग खुले, यानी विव्रत स्वर की अपेक्षा कम भाग खुले, आधा मुंह खुले, यानी विव्रत स्वर की अपेक्षा अर्ध भाग मुख का खुले तो वह कहलाता है अर्ध विव्रत स्वर। जिसके अंतर्गत यहाँ पर आपको मैं बता दूं ये जो दिए गए हैं स्वर ये इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें एक बार क्लियर आपको दिखा दूं मैं। देखिए
इसके अंतर्गत आते हैं अर्ध विभ्रत स्वर, यानी ये विभ्रत स्वर यहाँ पर दिए गए हैं, और अर्ध समृत स्वर ये, यानी आपको समृत, अर्ध समृत, विभ्रत और अर्ध विभ्रत ये चारों स्वर समझ में आगे होंगे। आपको उम्मीद करता हूं कि आपको ये चारों समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर देखते हैं। देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्याकरण से एक प्रश्न जो बनता है, ये आपको देखते ही समझ में आ गया होगा, अयोगवाह वर्ण। इस पर प्रश्न एग्जाम में आता है। प्रश्न आता ही क्या, ये काफी ज्यादा बहुत ही सरल है, पर बहुत सरल होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। अब अयोगवाह वर्ण होते क्या है? देखिए अयोगवाह वर्ण कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। आपको शॉर्ट में ही मैं बताऊंगा ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और सिर्फ उतना ही पढ़िएगा जितना एग्जाम में आपको चाहिए, यानी आप गलत ना करें, क्योंकि पढ़ने के लिए सिलेबस काफी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्याकरण का ही सिर्फ एक स्वर और व्यंजन ही आएंगे। आप लोग जानते हैं कि व्याकरण काफी बड़ी है और काफी कुछ है पढ़ने को अभी, जिसमें एक हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य तो अभी अलग है, जिनको अलग तरह से पढ़ना है वो भी पढ़ने हैं, प्लस व्याकरण भी पढ़नी है। काफी सारा सिलेबस है पढ़ने के लिए। तो कोशिश यही रहती है हमारी कि आप लोग बिल्कुल एक्यूरेट पढ़े, उतना ही अभी पढ़े जितनी आपको एग्जाम में जरूरत है। तो देखिए अयोगवाह वर्ण क्या होते हैं, काफी सरल है। देखिए वे वर्ण जिनकी गिनती ना तो स्वरों में होती है और ना ही व्यंजनों में, अयोगवाह कहलाते हैं। सीधी बात है कि जो ना स्वर है ना व्यंजन है, ठीक है, तो वो अयोगवाह कहलाते हैं। पर हिंदी व्याकरण में इनका इस्तेमाल स्वर के बाद करा गया है, यानी स्वर के बाद और व्यंजन से पहले। हिंदी व्याकरण में स्वर के बाद और व्यंजन से पहले इनका जो है उपयोग किया जाता है, और जो ना स्वर कहलाते हैं पूरी तरह से और ना ही व्यंजन, वो वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। अब अयोगवाह वर्ण होते क्या है? अयोगवाह वर्ण होते क्या है? सबसे ज्यादा प्रश्न यही बनता है एग्जाम में कि अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं। देखिए सबसे पहले होता है अयोगवाह वर्ण के अंतर्गत अनुस्वार, उसके बाद आता है विसर्ग, ठीक है। ये दोनों ही जो वर्ण है अयोगवाह वर्ण के अंतर्गत आते हैं, यानी ये अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और हिंदी में अयोगवाह की संख्या 2 होती है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बता दिया अनुस्वार और विसर्ग। उपयोग की अगर बात करें कि कहां पर इनके ये उपयोग होते हैं, आप जानते हैं जैसे आप अंक शब्द को पढ़ते हैं या किसी ऐसे शब्द को जिस पर जो है अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं आपको, जैसे आप लिखिए अंग, लिखिए शब्द अंग शब्द को अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए अंग शब्द अगर मैं आपको लिखकर बताऊं तो देखिए अंग यहाँ पर अगर लिखेंगे तो आप देखिए अनुस्वार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आप समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जैसे अगर अंग शब्द का प्रयोग अगर हम अंग लिखें तो अंग शब्द में ये अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और अगर विसर्ग की बात करें तो आप जानते हैं संस्कृत में जो शब्द होते हैं इनमें अधिकांश विसर्ग का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से याद रखना है। पर यहाँ पर जो आपसे प्रश्न बन सकता है या जो आपसे पूछा जा सकता है बस इतना ही है कि अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। ये आपको याद रखना है, संख्या 2 होती है। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास हिंदी व्याकरण की आप लोगों को कैसी लगी, आपके लिए हितकर है या नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो और आज की वीडियो में मैंने सिर्फ स्वर के बारे में पढ़ाया है। मैं चाहता तो इसमें आपको व्यंजन भी पढ़ा सकता था साथ ही साथ, पर इसमें सिर्फ आपको स्वर के बारे में पढ़ाया गया है, क्योंकि एक स्पेशल वीडियो स्वर के बारे में बनाई गई जिसमें आपको सिर्फ स्वर के बारे में क्लियर हुआ है। उसके बाद एक स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी जिसमें सिर्फ व्यंजन के बारे में आपको कंप्लीट रूप से बताया जाएगा कि कौन कौन से व्यंजन जो भी है संपूर्ण आपको व्यंजन के बारे में पढ़ाया जाएगा उसमें। तो इस आज की वीडियो में स्वर के बारे में पढ़ा है, अगली वीडियो में कंप्लीट व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। और जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, यानी स्वर और व्यंजन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे जिसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे जो कि स्वर और व्यंजन पर आधारित है और जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो आप सभी जो है वीडियो को जरूर देखा कीजिए, क्योंकि अब व्याकरण क्लास शुरू हो गई है। तो व्याकरण तो आप जानते हैं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा क्योंकि कोई भी चीज़ आप लोगों से मिस ना हो। तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने ग्रुप्स में, ताकि और भी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उन्हें भी अपनी तैयारी में मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण
अगले टॉपिक के साथ, जो कि मैंने आपको बताया व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग पहले इस वीडियो को देखिएगा, अच्छी तरह से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होना, अच्छी तरह से समझाया गया है। अगर फिर भी किसी प्रश्न पर या किसी भी चीज़ पर कोई भी डाउट है पॉइंट पर, तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहें।